गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय चल रहा है गलता लोहा, जो आपके पाठ्यक्रम में ये अध्याय है कहानी के रूप में। तो पृष्ठ संख्या 62 निकाल लीजिएगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई यहाँ से शुरू करेंगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित होता जानकार परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती कराना, दाखिल करा देना। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम काज में व्यस्त रहना, यानी कि उस पे के ऊपर कामकाज का अधिक बोझ होना, कामकाज में ज्यादा मन लगाए रखना। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते हैं। बाबत होता बारे में, ठीक है। और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने सपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। सपन भंग होता है सपना टूट जाना। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरिएट होता है सचिवालय, यानी कि जहाँ पर सरकारी अधिकारियों का जो दफ्तर होता है, ठीक है, उसे सेक्रेटरिएट बोलते हैं। और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। यकीन होना, विश्वास होना। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते यानी कि उन्हीं के संदर्भ में सोचते रहना। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे हैं। धनराम ने मोहन के हंसुए के, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, हंसुए के फाल होता है लोहे का जो हिस्सा होता है, आगे की जो नोक होती है वो लोहे की, ठीक है। जैसे हल होता है ना, हल के आगे नीचे लोहे की नोक, पैनी सी नोक होती है, उसको बोलते हैं फाल। हंसुए के फाल को बेंच से निकाल कर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। टोला क्या होता है? समूह, ठीक है। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने
कुछ नहीं कहा और अपना काम करता। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ में से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक गांठ में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। संडसी होता है लोहे को पकड़ने का जो कैंचीनुमा औजार होता है, उसको संडसी बोलते हैं। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से दोंकनी फूंक कर, अभ्यस्त क्या होता है? अभ्यस्त होता है अभ्यास से सवरा हुआ, अभ्यास से जो अब लगातार अभ्यास करता रहता है, ठीक है, यानी कि अपने अभ्यास में निपुण होना, किसी अभ्यास से में निपुण होना, उसको बोलते हैं अभ्यस्त। उसे क्या बोलते हैं? अभ्यस्त। ठीक है, आगे चलिएगा। और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से दोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे देते थे, रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप, सुगड़ क्या होता है? सुगड़ होता है सुंदराकार वाला होता है, जो उसको सुगड़ बोलते हैं। और हस्तक्षेप, मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। हस्तक्षेप होता है दखल देना, किसी कामकाज में एंट्री कर लेना, दखल देना, उसको बोलते हैं हस्तक्षेप। ठीक है, वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। अवाक होता है हैरान होकर, अवाक क्या होता है? हैरान। ठीक, आगे चलिएगा। तो उसे मोहन, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी में बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। आकस्मिक क्या होता है? अचानक। और अवाक क्या बताया था मैंने? मौन। हाथ डालना मुहावरा, एक तरह से मुहावरे के रूप में प्रयोग हो जाएगा हाथ डालना। तो हाथ डालने का मतलब होता है काम के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उदासीन क्या होता है? जो बिल्कुल अलग हो गया हो, यानी कि हटकर, उदास मन वाला जो होता है। त्रुटिहीन, त्रुटिहीन होता है जो निर्दोष होता है, बिना गलती वाला। ठीक है, उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। मुद्रा क्या होता है? तेवर। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक क्या होता है? एक रचनाकार, किसी भी चीज को गढ़ने वाला, निर्माण करने वाला, जिसमें न स्पर्धा थी, स्पर्धातीय होड़, और न ही किसी प्रकार का हार जीत का भाव था। यानी कि अब जो वो एक होशियार लड़का था मोहन, वो मोहन अब क्या बन चुका था? लोहार बन चुका था। उसने लोहार का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांव से वो जो उसके पिताजी के जानकार थे, उन्होंने अब मोहन को उनके साथ भेज दिया था शहर में। पिताजी तो यही सोच रहे थे कि मोहन, वह वास्तव में देखा जाए तो मोहन होशियार लड़का था। पिताजी ये सोच भी रहे थे कि मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन हुआ उनकी विपरीत। जो जैसा वो सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर शहर में जाने के बाद उन्हें इतनी जानकारी नहीं दी अपने बेटे की, नहीं इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी उनसे बातचीत हो पाती थी। कभी कभार वो उनसे मिलने के लिए आते थे। तो क्या था, वहां पर वो जो रमेश थे, रमेश उन्हें अपने कामकाज के लिए लेकर आया था सर, न कि उसको पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाने के लिए। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि उसने अपने मित्र, जो उसका पुराना मित्र था मोहन का,
जो लोहार का काम किया करता था, उसके साथ उसके कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया और अपने यानी कि खुद का काम, खुद की कारीगरी करना ही बेहतर समझा, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो चुका था कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सकते, ना ही कोई रोजगार अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखे तो ये जो रमेश था, रमेश खलनायक के रूप में आया है, मोहन का जो मित्र है वो एक सहयोगी के रूप में आया है, क्योंकि उन्होंने, रमेश ने मोहन के विचारों को भी, मोहन के लक्ष्य को भी, उसके पिताजी ने जो सपने मोहन के प्रति देखे हुए थे, उन सभी को उसने क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने क्या किया, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उसने, रमेश ने मोहन के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, तो ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो गया। अब इसमें पहले आप इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देख लीजिएगा, फिर इसमें जो अभ्यास के हैं वो करेंगे, और परीक्षा उपयोगी जो अन्य महत्वपूर्ण है। पहला है गलता लोहा नामक पाठ हिंदी गद्य साहित्य कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कहानी के रूप में आता है। ठीक है, गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1932 में। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, ये सभी कुछ हम शेखर जोशी के जी का जो जीवन वृत्तांत पढ़ चुके थे हम, उसमें हम कर चुके थे। उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। शेखर जोशी को किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? कहानी के रूप में। शेखर जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहल सम्मान, ये दिया हुआ है बिल्कुल, पहल सम्मान। आगे है कहानी के किस आंदोलन से शेखर जोशी का नाम जुड़ा हुआ है? शेखर जोशी नई कहानी के, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये रहा इसमें नई कहानी। ठीक है, और आगे है नई कहानी आंदोलन के किस पक्ष को विषय बनाकर शेखर जोशी ने अपनी कहानियों की रचना की है? प्रगतिशील पक्ष को। जोशी की किस कहानी पर बच्चों के लिए फिल्में बनाई गई थी? दाज्यों। गलता लोहा शीर्षक कहानी में प्रमुख समस्या को, कौन सी प्रमुख समस्या को उजागर किया गया? जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर किया है। ठीक है, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? हंसुआ, जिसको द्रांति बोलते हैं। मोहन हंसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? कि खेत में उगी झाड़ियां काटेगा। वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या है था? पुरोहिताई। वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? रुद्री पाठ के लिए। मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? मोहन के अध्यापक का नाम था त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह। ठीक है, मास्टर जी की आवाज कैसी थी? कड़क। कहानी में गोपाल सिंह कौन है? एक दुकानदार है। सांप सूंघना, सूंघ जाने का मतलब क्या होता है? सांप सूंघ जाने का मतलब होता है बिल्कुल चुप हो जाना। धनराम का संबंध किस जाति से था? लोहार से। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तीसरे दर्जे की कक्षा तक ही पढ़ पाया था धनराम। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? यह कथन किसके लिए कहा गया था? धनराम के लिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था, क्योंकि वो गणित में बिल्कुल कमजोर था। और जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उनसे 13 का पढ़ा सुना तो उन्होंने बताया 13 एकम 13, 13 दूनी 24। फिर डंडे से, छड़ी से उसकी पिटाई हुई। मास्टर त्रिलोक सिंह ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन धनराम को 13 का पढ़ा बिल्कुल याद नहीं हुआ, उसे 12 तक ही पढ़े आते थे। ठीक है, आगे चलिएगा। धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्कॉलरशिप मिली हुई थी उसे इंटेलिजेंसी के कारण।
रमेश किस नगर में नौकरी करता था? रमेश करता था लखनऊ में नौकरी। ठीक है, आगे चलिएगा। रमेश मोहन को क्या समझता है? नौकर। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह अपने पिता के दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, किसी भी हालत में उसके पिता को दुख ना हो, इसलिए वो अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहते थे। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि वे शिल्पकारों को नीच समझते हैं, ब्राह्मण टोले के लोग। आगे चलिएगा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह कथन, सर्जक क्या होता है? रचनाकार, निर्माण करने वाला, गढ़ने वाला। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह कथन किसके लिए कहा गया है? वंशीधर पुरोहित के लिए। किसके लिए कहा गया है? वंशीधर पुरोहित के लिए। ठीक है, तो ये जो इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। अब जो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो हैं अभ्यास के, वो देखिएगा आप। अभ्यास के प्रश्न उत्तर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये अच्छे से फेयर नोटबुक में लिख भी लेना। पहला है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिएगा, उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और गन चलाने की विधा का जिक्र आया है। अब देखिए, धनराम लोहार पिता का बालक था और उसके दिमाग में गणित बिल्कुल भी नहीं बैठ करता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरा का पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल ही थक जाया करते थे, और इसीलिए उसे संटी से भी पीटते थे। संटी से भी उसे पीटा जाता था। इस तरह से धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखाने चाहते थे, और वे उसे सांड चढ़ाना, दोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना और गन चलाना सिखा ही रहे थे। और इस तरह से वे भी गलती करने पर उसे संटी से पीट देते थे। कौन पीट देते थे? गंगाराम, धनराम के पिताजी। अगर वो धनराम संटी चढ़ाने में, सांड चढ़ाने में या दोकनी फूंकने में या हथौड़ा चलाने में क्या होता, गलती कर देता था, तो उसके पिताजी उसे तुरंत मार देते थे, उसकी पिटाई कर देते थे। ठीक है, इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो शिक्षाएं प्राप्त कर रहा था, पढ़ाई की शिक्षा भी और कारीगरी की शिक्षा भी। ठीक है, आगे चलिएगा। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम स्वयं को नीची जाति का और मोहन को उच्च जाति का समझता था। इसके अतिरिक्त मोहन पढ़ने में भी धनराम से ज्यादा होशियार था, इसलिए कक्षा अध्यापक ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। मास्टर जी भी यही कहते थे कि मोहन बड़ा होकर एक योग्य युवक बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। ठीक, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता था और क्यों? धनराम को, एक सेकंड आप, धनराम को मोहन के किस धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? सामान्यतः जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार समूह के लोगों के साथ उठना बैठना या किसी प्रकार का बर्ताव करना वो ठीक नहीं समझते थे, और इस तरह से शिल्पकार द्वारा ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था। इसीलिए धनराम लोहे की छड़ को मोड़कर गोलाई में डालने का प्रयास करता था, और उसने एक हाथ में संडासे पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से हथौड़े से उस पर चोट किया करता था। किंतु न्याय पर ठीक प्रकार से लोहे का सिरा न फंसने के कारण लोहे की छड़ उचित प्रकार से मुड़ भी नहीं पाते थे, और मोहन कुछ देर तक धनराम को काम करते हुए देखा भी करता था। इस तरह से फिर अपना सारा संकोच त्याग कर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर खुद ही अभ्यास करना शुरू कर देता था। धोकनी फूकना शुरू कर देता, छड़ को निहार पर रखकर उसे ठोक कर
अच्छे से उसकी पिटाई किया करता था और फिर उसे आकार दिया करता था। इस तरह से मोहन के इस व्यवहार पर कि पुरोहित का बेटा होकर उसने लोहार के बेटे के साथ बैठकर हाथ से कारीगरी का काम अच्छे से सीख लिया था। चौथा है मोहन के लखनऊ। चौथा है मोहन के, एक सेकंड रुकना भाई। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन को नया अध्याय क्यों नहीं कहा? मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर उसे अपनी बिरादरी के रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं और वहाँ रमेश उसे एक मामूली के से स्कूल में दाखिल करा देता है। इस तरह से मोहन का वजूद एक नौकर के समान ही था और मोहन सारा दिन रमेश बाबू के घर के कामकाज में ही व्यस्त रहता था। उसके पिता ने उसे इस उम्मीद से लखनऊ भेजा था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके और वह घर के काम काजों में न उलझे, इसलिए उसे पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं मिला था। इसीलिए लेखक ने इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय बताया है। आगे है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन को तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा को जबान का चाबुक कहा गया है, क्योंकि धनराम बहुत प्रयास करने पर भी तेरा का पाड़ा बिल्कुल भी याद नहीं कर पाता। उसे उसकी तेरा के पाड़े पर काफी बार पिटाई होती है। वो जब तेरा का पाड़ा मास्टर जी उनसे सुनते हैं तो 13 एकम 13 13 दूनी 24 इस तरीके से बोलता है। तो फिर मास्टर जी उसकी पुनः पिटाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या नाम है, धनराम को तेरा का पाड़ा याद नहीं हो पाता और इस तरह से उसे छुट्टी तक का समय याद करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसे उस समय तक भी तेरा का पहाड़ा वो अच्छे से याद नहीं कर पाता। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने वेद का उपयोग करने के बजाय जबान के चाबुक उस पर लगा दिए थे। आगे चलिएगा, छठा देखिए, बिरादरी का यही सारा होता है। क्या किसने कहा, किसने किसे कहा? मोहन के पिता वंशीधर ने रमेश से कहे। किस ख देखिए, किस प्रसंग में कहे? मोहन की पढ़ाई के बारे में कहे। किस आशय से कहे? यह वाक्य वंशीधर ने कृतज्ञता के भाव से प्रकट किया। उसके कहने का मतलब यही था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वालों की हर संभव सहायता करें। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में वंशीधर का आशय सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मोहन को रमेश के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था, किंतु रमेश ने उसे पढ़ाने की बजाय घर के कामकाज में लगा दिया था। इसलिए रमेश का यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है। ठीक है, आगे है दूसरा देखिएगा इसी का में। दूसरा, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का मतलब क्या है? किसके लिए कहे गए? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया? जब धनराम मोहन की छड़ को गोलाकार रूप देने में असमर्थ हो जाता, तब मोहन ने उस छड़ को आसानी से उसे गोल बना दिया था और उसमें कोई गलती भी नहीं की थी। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में सर्जक की चमक आ गई थी। और यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह वाक्य मोहन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता को उजागर करता है। एक तो वह जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता था। दूसरा, वह परिश्रमी और साहसी था। तीसरी जो बात है, उसमें काम करने की लगन भी थी और वो निपुण भी था। चौथी बात है, वह एक अच्छा कारीगर भी बन चुका था। पांचवा, वह अपनी सफलता पर संतुष्ट भी था। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये इसमें बताई गई है छठे प्रश्न के उत्तर में। अब जो परीक्षा उपयोगी अन्य है वो देख लीजिएगा आप। परीक्षा उपयोगी जो अन्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो पहले है धनराम के पिता ने उसे कौन सी शिक्षा दी और कैसे? पाठ के आधार पर बताइए।
धनराम का पिता गंगाराम एक लोहार था और उसने अपने बेटे धनराम को अपनी खानदानी काम लोहारी का उसे सिखा दिया था और वे आराम से उसे धोकने फूकने के काम या सान लगाने के काम में लगा कर रखा करते थे। इस तरह से मैं उसे धीरे धीरे हथौड़ा चलाने का भी काम गंगाराम ने अपने बेटे को सिखा दिया था। इसके बाद उसे गन चलाने की भी शिक्षा दी गई और यदि धनराम कोई गलती करता तो उसे छड़ या बेंच से भी सजा मिलती थी। इस प्रकार धनराम अपने पिता से लोहार के काम की शिक्षा प्राप्त करके एक निपुण लोहार बन चुका था। ठीक है, आगे चलिएगा। वंशीधर कौन था, उसके चरित्र पर प्रकाश डालिए। वंशीधर एक पहाड़ी गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण था। वह और वो जो था वंशीधर, वो पुरोहिती का काम किया करता था और पुरोहिती के कारण ही अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसने अपने बेटे मोहन को भी अच्छे से पढ़ाया लिखा था। अब वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और उसे पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जाती थी और न उसका शरीर व्रत इत्यादि के योग्य रह गया था। वंशीधर अत्यंत संयमशील व्यक्ति तो था ही और वो परिश्रमी भी था। इसके साथ साथ वो परिश्रमी भी था। उसने अपने जीवन की मुश्किलों को अपने बेटे मोहन के सामने रखा ताकि वह अपनी आजीविका कमाने योग्य बन सके। वंशीधर अत्यंत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, इसीलिए सभी उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखा करते थे और उसका हृदय से सम्मान भी किया करते थे। तीसरा है, गलता लोहा शीर्षक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा। शेखर जोशी ने गलता लोहा शीर्षक कहानी में देहात के जीवन में व्याप्त जातिगत भेदभाव व छोटे बड़े के भेदभाव की भावना का यथार्थ चित्र अंकित किया है। लेखक ने इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से भी उठाया। लेखक का इस कहानी में यह दिखाना भी लक्ष्य रहा कि आज पढ़ा लिखा युवा वर्ग जाति पाति के भेदभाव को अधिक महत्व नहीं देता और न ही लोहार जैसे काम को छोटा समझता है। उच्च कुलीय जाति के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़े बड़े काम धंधे करते हैं और लोहे का काम या मशीन बनाने या चलाने का काम करने पर वो बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं। और इस कहानी में मोहन ब्राह्मण जाति से संबंधित है और वह अपने सहपाठी धनराम लोहार की दुकान पर जाकर लोहार का काम सीखता है और इस तरह से वह जातिगत भेदभाव से कोसों दूर है। इसलिए कहानी का प्रमुख उद्देश्य जातिगत भेदभाव की दीवार को गिराने की प्रेरणा देता है। चौथा है, गलता लोहा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये जो शीर्षक है गलता लोहा कहानी में दो सहपाठी धनराम लोहार और मोहन जो ब्राह्मण पुत्र है के आपसी व्यवहार को दिखाया गया। दोनों ही उनके जीवन पर साथ ही उनके जीवन पर भी संक्षिप्त रूप में एक तरह से प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि तेरह का पढ़ना सुना पाने के कारण धनराम से मास्टर जी कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ, शिक्षा का ताप इसे कैसे गलाएगा। इसके साथ ही यह भी दिखाया गया है कि मोहन एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद धनराम लोहार के पास आकर न केवल बैठता ही है बल्कि उसके साथ मिलजुल कर लोहे की छड़ को भी अच्छे से गोलाई में मोड़ देता है, गोलाई देता है उसे और अपने काम उस उससे उस काम में निपुणता भी प्राप्त कर लेता है, सीखता है उस काम को और सीखकर वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। और इस कार्य के लिए वह अपने मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या हीन भाव ना अपने मन में नहीं रखता। कौन नहीं रखता? मोहन। और इस तरह से वो बल्कि इस काम को करने में वो गर्व महसूस करता है। इस प्रकार मन में बनी जाती पाती रूपी लोहे की दीवार भी पिघल गई है। इसीलिए गलता लोहा कहानी का ये जो शीर्षक है ये लेखक ने उचित एवं सार्थक दिया है। ठीक है, आगे चलिएगा। रमेश के द्वारा मोहन के पिता को क्या आश्वासन दिया गया था? रमेश ने मोहन के पिता को आश्वासन दिया था कि मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाए और घर में चार सदस्य हैं, एक और बड़ा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, शहर में रहकर या वहीं के स्कूल में पढ़ेगा या गांव में कई मील दूर जाकर पढ़ने
की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार रमेश ने मोहन के पिता को सहानुभूतिपूर्ण बातें करके उसे अच्छे से विश्वास में ले लिया था। छठा है, मास्टर त्रिलोक सिंह का अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार कैसा था। मास्टर त्रिलोक सिंह का अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार इतना अच्छा नहीं था और छोटी छोटी गलतियों पर विद्यार्थियों को छड़ी से पीटा जाता था। वे विद्यार्थियों की पिंडलियों पर इतने जोर से छड़ी मारते कि छड़ी भी टूट जाया करती थी। इतना ही नहीं, वे मौन से भी दूसरे विद्यार्थियों को पिटवाते थे और उठक बैठक भी लगवाया करते थे। जिसकी गलती हो उसी से छड़ी मंगवाते और कभी कभी ऐसे कठोर बातें भी कहते कि बालक बिल्कुल ही निराश हो जाता था। और इस तरह से पाठशाला के सभी विद्यार्थी उसके एक ही आवाज से सांप सूंघ जाया करते थे। कहने का मतलब यही है कि मोहन को छोड़कर से सभी विद्यार्थियों के प्रति मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यवहार अच्छा नहीं था। ठीक है, अब आगे चलिएगा। आगे देखिए, इसमें से एक दो और महत्वपूर्ण हो सकता है जो परीक्षा उपयोगी बन सकता है। जैसे मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई। मोहन की स्कूली शिक्षा बहुत ही सामान्य स्तर की हुई। उसे अत्यंत मामूली से स्कूल में पढ़ाया गया। 8वीं पास करने के बाद उसे छोटे मोटे तकनीकी स्कूल में डाल दिया गया और इस तरह से उसकी पढ़ाई एक दिखावटी पढ़ाई थी और न तो उसे पढ़ने के लिए समय दिया जाया करता था, समय मिलता था, और न ही उस पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता था और न ही उस पर उसके पढ़ाई पर कोई खर्च इत्यादि होता था। ठीक है, आगे चलिएगा। पहाड़ी गांव की समस्याओं पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, पहाड़ी गांव का रहन सहन बहुत ही जटिल होता है और वहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं। बीच में से कई बार तो नदियां भी चलती रहती है। बदलते मौसम के साथ ही वहाँ का आवागमन आने जाने पर या आवागमन पर में भी समस्या उठानी पड़ती है। और इस तरह से नदियों में जब जल भरकर आता है तो वहाँ का जनजीवन मानो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इस तरह से पहाड़ी बच्चों को विद्यालय जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप कई बार टेलीविजनों में या न्यूज़पेपरों में देखते भी हो कि जो बच्चे हैं एक स्कूल में जाने के लिए क्या करते हैं, नदियों को पार करते हैं। कई बार तो माता पिता उन्हें कंधों पर बैठा के या किश्ती विश्ती से या किसी अन्य तरीके से उन्हें नदी पार कराते हैं और फिर वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। रमेश बाबू के मोहन को किस नियत से लखनऊ ले गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रमेश बाबू मोहन को किस नियत से लखनऊ लेकर गए थे। देखिएगा, रमेश बाबू स्वार्थी और स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, जब वंशीधर तिवारी ने उन्हें मोहन की पढ़ाई लिखाई की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। उनके मन में ये आया कि मोहन के रूप में उन्हें कोई भगवान मिल गया है और इस तरह उनके पिता के दिमाग में ये आया कि रमेश के रूप में उन्हें कोई भगवान मिल गया है, और जबकि रमेश के दिमाग में यह आया है कि मोहन के रूप में उन्हें एक अच्छा खासा कम पैसों में एक नौकर मिल गया है। इस तरह से वे यदि कोई और नौकर रखते तो उसे तनख्वाह भी देनी पड़ती थी और वो इतना ज्यादा काम धाम भी नहीं करते थे। इस तरह से रमेश ने यही सोचा कि इस मोहन को ना तो कोई पैसा वैसा देना पड़ेगा और ये भागेगा भी नहीं, ये डट कर काम करेगा, टिक कर काम करेगा और इस तरह से भोजन और फीस में ही ये घर का सारे काम काज को अच्छे से संभाल कर रखेगा। यही सोच यही सोचकर रमेश मोहन को लखनऊ लेकर गए थे। ठीक है, तो ये जो है आपके ये अध्याय समाप्त हो चुका है। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को पूछना कुछ। जितने भी इसमें वो है क्या नाम है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सभी के सभी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। ठीक है भाई, आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। आप सभी का दिन मंगलमय रहे।
धन्यवाद। थैंक यू सर।